हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी क्लास। और आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि उत्तराखंड लेक्चरर के एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी होने वाले हैं और इस संबंध में हम आपके सामने इकोनॉमिक्स से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेके आ रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग यूनिट वाइज आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे और हर यूनिट से 100 एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको देने जा रहे हैं। और हर यूनिट से रिलेटेड 4 वीडियोस आपके सामने होंगी और हर वीडियो में 25 एमसीक्यूज होंगे और इस प्रकार से हर यूनिट से 100 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और मेरी क्लास का मेंबर बन जाइए, क्योंकि वीडियो 2 से लेके जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी की सारी हमारे चैनल के मेंबर्स को अवेलेबल होंगी और ज्वाइन बटन पर दबाकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो यूनिट 1 डेफिनेशन नेचर स्कोप से संबंधित है। इसमें आपको अभी 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, विच इकोनॉमिस्ट शिफ्टेड इकोनॉमिक्स फ्रॉम वेल्थ ओरिएंटेड टू वेलफेयर ओरिएंटेड? किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन केंद्रित से कल्याण केंद्रित बनाया? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सन 1776 में एडम स्मिथ नाम के एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। और उन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित जो परिभाषा दी थी उसे धन केंद्रित या वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन कहा जाता है। बाद में ये जो वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन थी इसकी काफ़ी आलोचना हुई और यहाँ तक कहा गया कि ये तो रोटी मक्खन का विज्ञान है, ये घृणित विज्ञान है। और इस प्रकार से जब धन केंद्रित परिभाषा की काफ़ी आलोचना हुई तो अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र की कल्याण केंद्रित परिभाषा या वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन दी। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन केंद्रित से कल्याण केंद्रित बनाया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डेफिनेशन इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम? किस परिभाषा ने दुर्लभता को केंद्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत किया? तो जिस समय अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर सेंट्रल डेफिनेशन दी तो लियोनेल रॉबिन्स नाम के एक विद्वान थे और उन्होंने उनकी परिभाषा की ये कहकर आलोचना की कि अर्थशास्त्र का संबंध कल्याण से नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान, एक प्योर साइंस है। और उन्होंने अर्थशास्त्र की साइंटिफिक या स्कैरसिटी सेंटर्ड डेफिनेशन दी। अब ये साइंटिफिक या स्कैरसिटी डेफिनेशन क्या है? तो रॉबिन्स का कहना ये है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर स्कैर्स एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, अनंत हैं, और उनको जो पूरा करने वाले साधन हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और इस प्रकार से एक समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से सीमित साधनों के द्वारा मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। यहीं से एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या कहते हैं। और रॉबिन्स के अनुसार ये चुनाव की समस्या है, यही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है और उनकी जो परिभाषा है उसे वैज्ञानिक परिभाषा या साइंटिफिक डेफिनेशन या स्कैरसिटी सेंटर डेफिनेशन कहा जाता है। तो जो हमारा प्रश्न है, विच डेफिनेशन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कैरसिटी एज अ सेंट्रल प्रॉब्लम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइंटिफिक डेफिनेशन या वैज्ञानिक परिभाषा, और जो दी थी किसने? रॉबिन्स ने। याद रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की साइंटिफिक डेफिनेशन दी थी जिसको हम स्कैरसिटी सेंटर डेफिनेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिस्ट कंसीडर्ड वेलफेयर टू बी नॉन मेजरेबल? किस अर्थशास्त्री ने कल्याण को अमाप्य माना? तो जो मार्शल ने कल्याणवादी परिभाषा दी थी उसकी आलोचना इस आधार पर की गई थी कि कल्याण को नापा नहीं जा सकता, वेलफेयर को मेजर नहीं किया जा सकता कि हमने किसका कितना कल्याण किया, किसका कितना वेलफेयर हुआ, इस बात को नापा नहीं जा सकता। और ये आलोचना किसने की थी मैं पहले बता चुका हूँ, लियोनेल रॉबिन्स ने
ये कहा था कि कल्याण को नापा नहीं जा सकता, वेलफेयर इज नॉन मेजरेबल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेफिनेशन इज एसोसिएटेड विद एंड्स एंड मीन्स? कौन सी परिभाषा उद्देश्य और साधन से जुड़ी है? तो जो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी, स्कैर्सिटी सेंट्रल डेफिनेशन, तो वो संबंध स्थापित करती है मनुष्य की आवश्यकताओं का संसाधनों के साथ। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि जो परिभाषा एंड्स एंड मीन्स से जुड़ी हुई है वो रॉबिन्स की साइंटिफिक डेफिनेशन है, जिसे हम स्कैर्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन भी कहते हैं। विच डेफिनेशन कंसीडर्स इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस? कौन सी परिभाषा अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान मानती है? तो यहाँ पर अभी हम तीन परिभाषाओं की बात कर चुके हैं। पहली परिभाषा थी वेल सेंटर्ड, जो एडम स्मिथ ने दी थी। दूसरी थी वेलफेयर सेंटर्ड, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है वो अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान बताते हैं, और इस प्रकार से जो कल्याण है वो समाज से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन है वो इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस मानती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रॉबिन्स जो हैं वो अर्थशास्त्र को प्योर साइंस मानते हैं, विशुद्ध विज्ञान मानते हैं। विच इकोनॉमिस्ट ब्रॉडेंड इकोनॉमिक्स बाय एडिंग सोशल प्रोग्रेस? किस विद्वान ने सामाजिक प्रगति शब्द जोड़कर अर्थशास्त्र का दायरा बढ़ाया, अर्थशास्त्र का क्षेत्र बढ़ाया, स्कोप बढ़ाया? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जे.एस. मिल एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर एक नया कंसेप्ट जोड़ा, दैट इज सोशल प्रोग्रेस, और इस प्रकार से सोशल प्रोग्रेस को जोड़कर इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ा दिया गया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जे.एस. मिल। विच डेफिनेशन फोकसेस मेनली ऑन प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन? कौन सी परिभाषा उत्पादन और संचय पर केंद्रित है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि किसका उत्पादन और किसका संचय है। तो यहाँ पर धन का उत्पादन है और धन का संचय है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इसका सीधा सीधा संबंध वेल्थ या धन से है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वेल्थ। विच डेफिनेशन इज मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल अक्रॉस कंट्रीज? कौन सी परिभाषा सभी देशों में सबसे अधिक लागू होती है? तो यहाँ पर देखें, जो चुनाव की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या चयन की समस्या, ये हर सोसाइटी की एक कॉमन प्रॉब्लम है। और चयन की समस्या उत्पन्न होती है किस कारण से? क्योंकि साधन सीमित मात्रा में है। अगर साधन सीमित मात्रा में नहीं होते तो चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार से जो स्कैर्सिटी है या दुर्लभता है, ये हर इकोनॉमी में पाई जाती है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कैर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक्स है, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स को दो ब्रॉड ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है, तो बड़ी शाखाओं में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वृहद अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज को स्टडी करते हैं। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज सेपरेटली। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अलग अलग आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। अब ये अलग अलग आर्थिक इकाइयाँ कौन सी हैं? जैसे कंज्यूमर है, उपभोक्ता, तो जब हम उपभोक्ता का अध्ययन अलग से करेंगे तो ये माइक्रो में आएगा। इसी प्रकार से एक प्रोड्यूसर यानी उत्पादक है, जब हम उसकी बात करेंगे, केवल प्रोड्यूसर की बात करेंगे, तो ये भी माइक्रो में आएगा। जब हम किसी फर्म की बात करेंगे तो भी ये माइक्रो के अंदर आएगा। कभी कभी छोटे छोटे एग्रीगेट भी हम माइक्रो में लेते हैं, जैसे इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। उद्योग जो है फर्मों का एक समूह होता है, तो इंडस्ट्री का अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज सेपरेटली।
व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अलग अलग आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अलग अलग किया जाता है। और मैक्रो में क्या हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी इकोनॉमी एज अ होल। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक साथ किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कमोडिटी प्राइस थ्योरी की, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा उसका हम अध्ययन करते हैं। दूसरा हम अध्ययन करते हैं फैक्टर प्राइस थ्योरी। जो कारक हैं, तो उत्पादन के 4 प्रकार के कारक होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, इनकी कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और तीसरी चीज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं वो करते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, आर्थिक कल्याण के सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है वो 3 कैटेगरी में याद रखिएगा: कमोडिटी प्राइस थ्योरी, दूसरा प्रोडक्ट प्राइस थ्योरी, और तीसरा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब जो कमोडिटी का प्राइस है, किसी वस्तु का प्राइस है, वो 2 चीज से डिसाइड होता है: डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। डिमांड जो है वो कंज्यूमर साइड से होती है और सप्लाई जो है वो प्रोड्यूसर साइड से होती है। तो इस प्रकार से जब हम कमोडिटी प्राइस थ्योरी की बात करते हैं, वस्तु के कीमत की बात करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं: एक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत, एंड थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, उत्पादक के व्यवहार के सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 4 पार्ट हो गए माइक्रो के। कौन कौन से? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पार्ट नंबर 2, फैक्टर प्राइस थ्योरी यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये सारी की सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और मैक्रो के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? समष्टि के अंदर क्या, उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसलिए जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग नहीं है? तो अभी जैसे मैंने बात की थी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, लागत सिद्धांत, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। डिमांड थ्योरी, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करते हैं। और मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार का संतुलन, यानी कि जो फर्म होती हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो किस प्रकार से कीमत को डिसाइड करती हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अब आता है पॉवर्टी एलिविएशन या गरीबी उन्मूलन। तो जो गरीबी उन्मूलन है या पॉवर्टी एलिविएशन की प्रॉब्लम है, ये पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है और इसको हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसको माइक्रो में स्टडी नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा पॉवर्टी एलिविएशन या गरीबी उन्मूलन। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या है। तो अभी हमने बात की थी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज कंसर्न विद इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंटिटीज। अलग अलग आर्थिक इकाइयों से इसका संबंध होता है। इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे बात करें ऑप्शंस की, तो बजट डेफिसिट, बजट घाटा, ये मैक्रो कंसेप्ट है, माइक्रो कंसेप्ट नहीं है। नेशनल सेविंग्स, राष्ट्रीय बचत, ये भी मैक्रो कंसेप्ट है, माइक्रो कंसेप्ट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मैक्रो कंसेप्ट है, माइक्रो कंसेप्ट नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन, संसाधनों का आवंटन, तो संसाधनों का जो आवंटन है ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा रिसोर्स एलोकेशन या संसाधन आवंटन। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। अब ध्यान रखिएगा, जब भी व्यष्टि अर्थशास्त्र आएगा, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, तो आप हमेशा फोकस करेंगे इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर, अलग अलग आर्थिक इकाई के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और जहाँ भी समग्र आ जाएगा, एग्रीगेट आ जाएगा, सामूहिक आ जाएगा, वो सब मैक्रो में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन है जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर, ये मैक्रो का कंसेप्ट है, माइक्रो का कंसेप्ट नहीं है। अब देखो सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल प्राइस, व्यक्तिगत मूल्य। अब इंडिविजुअल की बात हो रही है, जब भी इंडिविजुअल की बात होगी ये हमेशा माइक्रो कंसेप्ट होगा। नेशनल आउटपुट मैक्रो कंसेप्ट है, जीडीपी ग्रोथ मैक्रो कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे क्लियर हो गया होगा
कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम केवल 4 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर हम स्टडी करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा आता है फैक्टर प्राइस थ्योरी, और चौथा आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इसके अलावा जो भी चीज़ें आएंगी वो सब मैक्रो में आएंगी। विच वन स्टडीज फैक्टर प्राइसिंग, इनमें से किसमें कारक मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। तो जब भी प्राइस की बात होगी, ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइस होगी, चाहे वो फैक्टर प्राइस हो या कमोडिटी प्राइस, प्राइस हमेशा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहा है तो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इनका जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जो डिसाइड किया जाता है ये किसमें किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर होगा फैक्टर प्राइसिंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है कमोडिटी प्राइस थ्योरी। तो किसी भी वस्तु की कीमत डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है, 2 फैक्टर हो गए। दूसरा आता है फैक्टर प्राइस थ्योरी, जितने भी फैक्टर हैं उसका प्राइस भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्राइस की बात कर रहे हैं, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी या मूल्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम आय सिद्धांत या इनकम थ्योरी के नाम से जानते हैं। विच डेफिनेशन गिव्स इकोनॉमिक्स अ नॉर्मेटिव कैरेक्टर, कौन सी परिभाषा अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक स्वरूप देती है। तो यहाँ पे देखें, हमने इकोनॉमिक्स को एक साइंस कहा। अब साइंस होता क्या है, साइंस जो है किसी भी घटना के कारण और प्रभाव की व्याख्या करती है। साइंस एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ एनी इवेंट, एनी फिनोमिना। तो अब जो साइंस है इसको जनरली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव जो साइंस होती है इसे हम प्योर साइंस भी बोलते हैं, ये केवल प्योरली थियोरेटिकल होती है और कारण और प्रभाव की व्याख्या करती है। ये इस बात का जवाब देती है पॉजिटिव साइंस क्या है, ये इस बात का जवाब नहीं देती कि क्या होना चाहिए। और क्या होना चाहिए इसको स्टडी करने के लिए हम नॉर्मेटिव साइंस का यूज करते हैं। तो जो नॉर्मेटिव साइंस है वो प्योर साइंस का एप्लीकेशन है, अप्लाइड फॉर्म है। तो नॉर्मेटिव साइंस इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइंस। अब जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव कैरेक्टर की तो वो बताता है क्या होना चाहिए। तो हम अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करते हैं, क्या होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का उद्देश्य है कि मानव का कल्याण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जितने ऑप्शंस हैं इसमें ऑप्शन बी है वेलफेयर या कल्याण, ये अर्थशास्त्र को एक नॉर्मेटिव कैरेक्टर देता है, एक आदर्शात्मक स्वरूप देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्न में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। तो अभी मैं बता चुका हूं कि जब भी इंडिविजुअल होगा वो माइक्रो होगा। तो अभी मैंने बताया था अगर हम किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करेंगे तो कमोडिटी का प्राइस, वस्तु की कीमत 2 चीजों से डिसाइड होती है, किस किस से, डिमांड और सप्लाई से। तो ऑब्वियसली ऑप्शन जो बी है सप्लाई और ऑप्शन सी है डिमांड, ये दोनों माइक्रो में स्टडी करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन है मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार संरचना। तो आगे जब आप स्टडी करेंगे तो जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं प्राइस थ्योरी में। अब बचता है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो जो मुद्रास्फीति है इसका संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। तो मुद्रास्फीति का अध्ययन हम किस में करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, माइक्रो में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमारा आंसर होगा इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके अध्ययन में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के अधिकतम आवंटन में या इष्टतम आवंटन में। तो ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। एस्टिमेटिंग जीडीपी, जीडीपी का अनुमान मैक्रो में करते हैं, माइक्रो में नहीं करते हैं।
फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल प्लानिंग ये भी मैक्रो में होता है, और बैंकिंग पॉलिसी इसको भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य नहीं है। तो देखें, पहला ऑप्शन है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। फैक्टर प्राइजिंग मैं बता चुका हूं, कारक मूल्य निर्धारण, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण, तो अलग अलग फैक्टर्स में कैसे होता है, इसको भी हम माइक्रो में स्टडी करते हैं। लास्ट ऑप्शन नेशनल एम्प्लॉयमेंट, राष्ट्रीय रोजगार, तो राष्ट्रीय रोजगार संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसका अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, इसका अध्ययन माइक्रो में नहीं किया जाता। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरली एग्जामिन्स विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस प्रकार के संतुलन का अध्ययन करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम अलग अलग आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक एक इकाई का। तो जब हम एक एक इकाई का अध्ययन करेंगे तो बाकी इकाइयों को हमें स्थिर मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और जब हम कुछ चीज़ों को स्थिर मानकर किसी एक चीज़ का अध्ययन करते हैं, तब हम इसे आंशिक संतुलन या पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्शियल इक्विलिब्रियम या आंशिक संतुलन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या आता है, कमोडिटी प्राइस थ्योरी, फैक्टर प्राइस थ्योरी, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो यहाँ पर देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल माइक्रो में स्टडी करते हैं इसको। रिसोर्स एलोकेशन, बिल्कुल संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए, ये भी हम माइक्रो में स्टडी करते हैं। नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राष्ट्रीय उपभोग व्यय, ये जो कंसेप्ट है ये संबंधित है मैक्रो से, व्यष्टि से संबंधित नहीं है। ये कंसेप्ट समष्टि से संबंधित है, इसलिए नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या राष्ट्रीय उपभोग व्यय का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है। लास्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको भी हम माइक्रो में स्टडी करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता है। तो आंसर होगा नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राष्ट्रीय उपभोग व्यय। द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर, व्यष्टि विश्लेषण सबसे अधिक उपयोगी है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हम प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखें, पहला ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कारकों का मूल्य निर्धारण। तो इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। जहाँ तक ग्रोथ रेट की बात है, ये मैक्रो कंसेप्ट है, माइक्रो नहीं है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल पॉवर्टी है, ये भी मैक्रो कंसेप्ट है, माइक्रो नहीं है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसको भी मैक्रो में स्टडी करेंगे, माइक्रो में इसको स्टडी नहीं करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज समटाइम्स कॉल्ड प्राइस थ्योरी बिकॉज, व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत क्यों कहा जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें अलग अलग आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और मूल्य का निर्धारण कैसे होता है इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इट एनालाइजेज डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइजेज, यह व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण करता है। ये बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राइस थ्योरी कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसर्शन रीजनिंग टाइप का है, और जब भी एसर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हैं तो स्टेटमेंट्स को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन कर देते हैं और हम सही को भी गलत करके आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। एसर्शन है रॉबिन्स मेड इकोनॉमिक्स अ साइंस ऑफ चॉइस, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का विज्ञान बताया। बिल्कुल सही बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स की साइंटिफिक डेफिनेशन दी, और उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, साधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, और इससे एक चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। रीजन, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कैर्स, क्योंकि मानव की इच्छाएं असीमित होती हैं और साधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, दोनों कथन और कारण सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसर्शन रीजनिंग टाइप का है।
स्कैरसिटी डेफिनिशन इग्नोर्स द वेलफेयर एस्पेक्ट कंप्लीटली। दुर्लभता परिभाषा कल्याण पहलू को पूरी तरह अनदेखा करती है। ये बात सही नहीं है। जो स्कैरसिटी डेफिनेशन है वो कल्याण पहलू को पूरी तरह अनदेखा नहीं करती। स्टेटमेंट गलत है ये। रीजन दे रहा है, बिकॉज वेलफेयर कैन नॉट बी क्वांटिफाइड साइंटिफिकली, क्योंकि कल्याण का वैज्ञानिक मापन संभव नहीं है। ये बात सही है, हम कल्याण को संख्या के रूप में नहीं नाप सकते। हम ये नहीं बता सकते कितना कल्याण हुआ। तो इस प्रकार से कथन हमारा गलत है, एसर्शन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट रीजन आर ये सही है। तो यहां पर देखें, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट है, एसर्शन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आय वितरण को अनदेखा करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं करता है। रीजन दे रहा है, फैक्टर प्राइसिंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। कारक मूल्य निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो फैक्टर प्राइस है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, मैक्रो का नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। और अब लास्ट क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है, मैच द कॉलम, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक कॉलम ए है जिसमें कुछ इकोनॉमिस्ट के नेम है, और कॉलम बी में उनकी कौन कौन सी उन्होंने किताबें लिखी उनके नाम दिए गए हैं। तो देखें, एडम स्मिथ, आपको पता है एडम स्मिथ ने 1776 में जो किताब लिखी थी उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। तो इस यानी कि एडम स्मिथ इज कनेक्टेड टू वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि बी। नेक्स्ट है लियोनेल रॉबिन्स। रॉबिन्स ने किताब लिखी थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, यानी कि सी। अल्फ्रेड मार्शल ने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और एसी पीगू ने किताब लिखी थी इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। तो इस प्रकार से देखें, 1 का बी, 2 लियोनेल रॉबिन्स, 2 का सी, तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए और 4 का डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से इस वीडियो के 25 MCQs हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से अभी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड 25 क्वेश्चन और लेके आएंगे। वीडियो नंबर 3rd और 4th में हम लेके आएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड PPC से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस प्रकार से यूनिट 1 के हम 100 क्वेश्चन 4 वीडियो में पूरे करेंगे। तो आगे इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के मेंबर बनिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।